बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम आपके लिए स्टैटिस्टिक्स की एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। इससे पहले हमने लेक्चर 1 स्टैटिस्टिक्स का कुछ अर्सा पहले अपलोड किया था, थोड़ा सा गैप आ गया बीच में, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि आपको स्टैटिस्टिक्स की वीडियोस भी जो हैं वो रेगुलर बेसिस के ऊपर मिलती रहें। अगर अभी तक आपने लेक्चर 1 नहीं देखा तो आप लेक्चर 1 ऊपर दिए गए लिंक में या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक में डाल दूंगा, वहाँ से लेक्चर 1 भी देख लीजिएगा ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए टॉपिक की। और हमने लेक्चर वाइज चल रहे हैं तो आपको उस तरह से आप साथ साथ हमारे चलते रहें। आज की इस वीडियो में हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर बात करेंगे। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मेनली जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो मीन मीडियन मोड है। और आज की इस वीडियो में आपके साथ हम कुछ एग्जांपल्स भी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे कि किस तरह से न्यूमेरिकल डाटा से हम जो है वो मीन मीडियन मोड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा। तो आइए बगैर किसी देर के हम वीडियो को आगाज करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की। अब लास्ट जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने बात की थी कि अगर हमारे पास डाटा दिया हुआ हो तो अ, हम डाटा को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, कि उसको हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। जिस तरह अगर आपके पास फॉर एग्जांपल रजिस्टर्स भरे हुए हों डाटा के, तो वो डाटा आप किसी को प्रेजेंट नहीं कर सकते। आप उस अगर फॉर एग्जांपल आपसे आपका बॉस मांगता है कि इस महीने में सेल्स कितनी हुई है, तो आप ऐसा नहीं है कि पूरे महीने में होने वाली जो सेल्स हैं उस पूरे का एक रजिस्टर उठाकर जो है उसको आप प्रेजेंट कर देंगे और आप कहेंगे सर ये देखें कि ये सेल्स इतनी हुई है। सेम इस तरह से अगर आपसे आप किसी स्कूल में टीचर हैं और आपसे पूछा जाता है कि आपकी क्लास का रिजल्ट क्या है, तो आप पूरी क्लास का रिजल्ट लेके नहीं चले जाएंगे प्रिंसिपल के पास, बल्कि आप क्या करेंगे कि एक सेंट्रल नंबर ढूंढने की कोशिश करेंगे, जो सेंट्रल नंबर उस पूरी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होगा। ठीक है, जो उस पूरी क्लास का क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव होगा। वो जो रिप्रेजेंटेटिव नंबर है, उस रिप्रेजेंटेटिव नंबर को हम सेंट्रल नंबर कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल नंबर। और वहीं से ये सेंट्रल टेंडेंसी निकलता है। ये सेंट्रल टेंडेंसी बेसिकली वो नंबर है जो आपके पूरे सेट ऑफ वैल्यूज, सेट ऑफ स्कोर्स को डिस्क्राइब करता है। तो कॉमनली या नॉर्मली जो है फेमस मेजर्स हैं सेंट्रल टेंडेंसी के, वो तीन हैं। इन तीन नंबर्स के जरिए से हम पूरे डेटा को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो कि है मोड, मीडियन एंड मीन। ठीक है, कि आप बजाय इसके कि पूरा रजिस्टर लेके जाएं, आप उनको डेली सेल्स की एवरेज निकाल के बता देंगे कि डेली इतनी सेल्स हुई है, या आप उनको मैक्सिमम सेल्स बता देंगे एक दिन में कितनी हुई है। ठीक है, या आप उनको एक मिडिल नंबर बता देंगे ये हमारी जो है वो सेल्स हुई है या ये रिजल्ट हमारा आ रहा है। तो इस ऐसे नंबर को हम सेंट्रल नंबर कहते हैं, जो ज़्यादा प्रेजेंटेबल होता है, और इसको हम बहुत ज़्यादा स्टेटिस्टिक्स के अंदर इस्तेमाल भी करते हैं। अब हम बारी बारी आपके सामने इन तमाम नंबर्स का जिक्र करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मोड की। मोड जो है हम किसको कहते हैं, बेसिकली मोड वो स्कोर होता है जो डाटा में बार बार रिपीट हो, उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी रिजल्ट की अगर हम बात करें, तो मैं कहता हूँ एक क्लास का रिजल्ट किस तरह का आया है। तो उसका एक तरीका यह है कि मैं ग्रेड्स निकालूं और जो ग्रेड सबसे ज़्यादा दफ़ा आए हों बच्चों के, तो मैं कह दूं कि इस क्लास का जो रिजल्ट है वो, फॉर एग्जांपल अगर बी ग्रेड 50 में से 30 बच्चों का बी ग्रेड है, तो मैं कहूँगा कि इस क्लास का रिजल्ट बी ग्रेड आया है। क्यों? क्योंकि बी ग्रेड जो है वो मोस्ट रिपीटेटिव है। ठीक है, तो जो वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मोड कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपके सामने अगर आप देखें तो ये स्कोर ऑन एग्जाम है, ये फ्रीक्वेंसी है। तो आप देखें ये डिफरेंट स्कोर है। 75 कितने स्टूडेंट ने लिया, वन स्टूडेंट ने, ये साइड पे वन लिखा हुआ है। इसी तरह 76 वन स्टूडेंट ने लिया, 80 इतने स्टूडेंट ने लिया। तो हम इसमें देख सकते हैं सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स ये स्कोर आया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नंबर जो 85 है, ये आप देखें तो 5 टाइम्स आया है। तो हम क्या कहेंगे कि क्योंकि 85 जो है वो मोस्ट रिपीटेटिव है, तो इस क्लास का जो स्कोर है, मोड है, वो क्या है, 85, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बार आया है। अब कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी होती हैं जिसके दो मोड्स होते हैं। दो मोड्स का मतलब क्या है कि अगर दो नंबर्स इक्वल बार और सबसे ज़्यादा बार रिपीट हों।
फॉर एग्जांपल अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि ये यहाँ पे ये भी एक पीक जा रही है ऊपर 85 स्कोर पे भी, और एक 90 स्कोर पे भी आप देखें ये भी 5 टाइम्स आया है। तो हम क्या कहेंगे कि इसको इस क्लास के दो मोड्स हैं, और वो कौन कौन से हैं, एक 85 है और एक 90 है, कि जब दो वैल्यूज आपकी मोस्ट रिपीटेटिव आ जाएं, और दो वैल्यूज को फिर हम बाई मॉडल कहते हैं, और अगर दो से ज्यादा वैल्यूज हों तो फिर इसको हम मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 3 या 4 वैल्यूज ऐसी हों जो एक बराबर टाइम्स और मोस्ट रिपीटेड हों, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये आप देखें तो इसमें 3 वैल्यूज ये आपको नजर आ रहा है कि इक्वल 5 टाइम्स आ रही हैं, बाकी तमाम वैल्यूज कम टाइम्स आ रही हैं, तो इसको हम 3 मोड्स कहेंगे। 3 मोड्स हैं इसके अंदर, तो उसको हम मल्टी मॉडल कहेंगे। अगर सिंगल मोड तो सिंगल मोड, उसके लिए मोड का वर्ड यूज करते हैं। अगर दो मोड हों तो उसके लिए हम बाय मॉडल का वर्ड यूज करते हैं, और अगर दो से ज्यादा बार एक ही वैल्यू रिपीट हो रही हो और मोस्ट हाई फ्रीक्वेंसी उसकी हो तो उसको हम मल्टी मॉडल कहते हैं। कुछ बुक्स में अगर आप स्टडी करेंगे तो उनमें ये लिखा होता है कि अगर मोड दो हो जाए तो दो कंसिडर होते हैं, और अगर तीन से ज्यादा मोड हो तो हम कहते हैं कि इस डिस्ट्रीब्यूशन का कोई मोड नहीं है। तो वो बात भी ठीक है कि जब आपकी हर वैल्यू ही बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रही है तो आप क्या कहेंगे कि कौन सी वैल्यू हमारी मोस्ट रिपीटेड है, तो फिर उसमें हम कह देते हैं कि इस क्लास का या इसका कोई मोड नहीं है। आप उसको मल्टी मॉडल भी कह सकते हैं, ये भी आंसर इसका ठीक है कि इसका कोई मोड नहीं है। ठीक है, तो मोड निकालने का तरीका क्या है? बड़ी आसान बात है। अगर आपके पास डाटा सीरीज दी हुई हो तो हम क्या करें, एक तो ये है कि आप उसका ग्राफ बना लें, तो जो जिस ग्राफ की ये डायग्राम सबसे ऊपर फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो वो आपका मोड आ जाएगा। सेकंड ये है कि अगर डाटा शॉर्ट है, डायग्राम ना बनाएं, फिर आप डाटा को अरेंज कर लें। सबसे पहले अरेंज करने से ये होगा कि आपको फाइंड आउट करने में आसानी होगी, कोई नंबर आपसे मिस नहीं होगा। उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें, छोटे से बड़े नंबर्स में अरेंज कर लें, और अरेंज करने के बाद आप चेक कर लें कि कौन सी वैल्यू कितनी दफ़ा रिपीट हुई है। तो जो सबसे ज़्यादा वैल्यू रिपीट हो रही हो तो वो उसका मोड हो जाएगा। सेकंड वही फ्रीक्वेंसी टेबल्स भी बना सकते हैं और इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। अब मोड को हम इस्तेमाल कब करते हैं? मोड को हम इस्तेमाल करते हैं नॉमिनली स्केल डाटा के लिए। नॉमिनली स्केल डाटा वो डाटा होता है जिस तरह ये आपके प्लेयर के नंबर्स होते हैं, स्कोर्स हैं, ये इस तरह के, उसको हम नॉमिनल डाटा कहते हैं। ठीक है, और ये किसी और चीज़ के लिए हम इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, नॉमिनली स्केल डाटा के लिए हम इस्तेमाल करते। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि एक मैच में सबसे ज़्यादा छक्के किस खिलाड़ी ने लगाए, ठीक है, तो उसमें एक बंदे का नाम आ जाएगा, तो वो मोड है कि मोस्ट सिक्सेस इन मैच, ये इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है। ठीक है, तो ये नॉमिनल है। अब मोड को हम कब इस्तेमाल करेंगे? तो मोड एक बहुत ही यूज़फुल मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी का, और लेकिन ये अगर आप देखें तो इसका एक फ़ायदा ये है, या फ़ायदा भी कह लें और नुकसान भी कह लें, कि डाटा के अंदर अगर बहुत बड़ी चेंजेस आ जाएं, डाटा में कोई बहुत ही छोटी वैल्यू आ जाए या कोई बहुत ही बड़ी एकदम से कोई वैल्यू आ जाए, तो उससे मोड को खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और ये इसका नुकसान भी है। ठीक है, दूसरे नंबर पे अगर आप देखें तो ये आपके सामने दो एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। इन दो एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं कि कंप्लीटली डिफरेंट डाटा है। डिफरेंट डाटा है कि नहीं है? यहाँ पे अगर आप देखें तो वैल्यूज 1 से 10 तक हैं। इस डाटा में अगर आप देखें तो वैल्यूज 10 से 100 तक वैल्यूज आपके पास सामने दी हुई हैं। लेकिन दोनों डिस्ट्रीब्यूशन का मोड अगर आप देखें तो मोड 10 आ रहा है, इसका मोड भी 10 है और इसका मोड भी अगर आप देखें 10 है। तो मोड से आप डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आप बता नहीं सकते कि डाटा डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ हुआ है। हालांकि ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन और ये डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीटली डिफरेंट है, लेकिन दोनों का मोड क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मोड इतना अच्छा मैयर नहीं है अगर आपके पास डाटा डिफरेंट नेचर का हो। हाँ, अगर नॉमिनल डाटा हो आपके पास, नॉमिनल डाटा का मतलब ये है कि जिसमें आप डाटा को सिर्फ नाम रख लेते हैं, जिस तरह मैंने मोस्ट सिक्सेस बाय प्लेयर बताया, तो उसमें मोड अच्छा काम कर सकता है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा स्कोर किसने बनाया है, सबसे ज़्यादा गोल्स किस प्लेयर ने किए हैं, तो उसमें आप यही है कि सबके इस तरह ग्राफ बना लेंगे प्लेयर्स के, जो मोस्ट गोल्स जिसने किए होंगे उसका नाम आ जाएगा। तो वहाँ पे मोड को हम नॉमिनल डाटा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये मोड की डिस्कशन थी। अब हम नेक्स्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की तरफ मूव ऑन कर जाते हैं। अब हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं मीडियन के ऊपर। मीडियन भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आप लोगों ने अक्सर इसको इस्तेमाल भी किया होगा और सुना भी होगा। तो आज हम इसके ऊपर जो है वो डिटेल में डिस्कशन करेंगे, इसकी भी एग्जांपल्स करेंगे और उसका इस्तेमाल भी हम देखेंगे, इसको हम कब कब यूज़ कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में अगर आप देखें तो मैं आपको साथ साथ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी पढ़ा रहा हूँ और साथ साथ हम एग्जांपल्स भी कर रहे हैं। तो आपके पेपर में अगर क्वेश्चन थ्योरेटिकल आ जाए या न्यूमेरिकल आ जाए तो आप दोनों का आंसर इस वीडियो की हेल्प से कर सकते हैं, और पेपर में दोनों तरह से सवाल अक्सर आता है। मीडियन जो है वो किसे कहते हैं? मीडियन बेसिकली हम मिडिल वैल्यू को कहते हैं। ठीक है,
उसको हम 50th परसेंटाइल भी कहते हैं। 50th परसेंटाइल का मतलब ये है कि आप वो वैल्यू जो डाटा को दो हिस्सों में डिवाइड करती है कि 50% डाटा एक तरफ हो जाता है और 50% डाटा एक तरफ हो जाता है, वो आपका मीडियन है। इस तरह ये डायग्राम भी आप देख सकते हैं, ये सेंटर बन रहा है तो सेंटर से इस तरफ आधी वेव चली गई, एक आधी डाटा जो है वो आपका इस तरफ चला गया। ठीक है, तो जो मीडियन वैल्यू होती है उससे आप के लेफ्ट साइड पे जितनी वैल्यूज होती हैं या उससे जितनी वैल्यूज छोटी होती हैं उतनी ही उससे वैल्यूज बड़ी होती हैं, तो वो आपका सेंटर वैल्यू या सेंट्रल वैल्यू बन जाती है। तो इसी तरह सेंटर वैल्यू को हम एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डाटा प्रेजेंट कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि मोड को कर सकते हैं, सेम इस तरह मोड की जगह पे हम सेंट्रल वैल्यू को भी कर सकते हैं कि ये सेंट्रल वैल्यू है तो ये क्लास का रिप्रेजेंटेटिव है। अब हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं मीडियन को कैलकुलेट किस तरह करते हैं। अगर हमारे पास डाटा दिया हुआ हो तो उसको हम एक तरीका तो ये है कि हम एक्सेल में डाल लें, एक्सेल से मीडियन निकल आता है, लेकिन हम क्योंकि उसका प्रोसेस पढ़ रहे हैं तो मैं आपको मैनुअली भी मीडियन निकालने का तरीका सिखाऊंगा आज। सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो डाटा आपके पास दिया हुआ है उसको आप सॉर्ट कर लें। सॉर्ट अप करने के दो तरीके हैं कि आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें, फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मीडियन सेंट्रल वैल्यू है ना। उसके लेफ्ट हैंड साइड को उठाकर आप राइट साइड पे ले जाएं, राइट साइड वाली वैल्यूज को उठा के लेफ्ट पे ले जाएं, तो उससे जो सेंटर वैल्यू है सेंटर को भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो सेंटर वैल्यू सेम रहेगी। तो इसलिए आप हाईएस्ट से लोएस्ट में सॉर्ट कर दें या लोएस्ट से हाईएस्ट में सॉर्ट कर दें, अरेंज कर दें डाटा को, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी मर्जी है। और असेंडिंग ऑर्डर करें या डिसेंडिंग ऑर्डर करें, तो हम अपनी कुछ एग्जांपल्स डिसेंडिंग ऑर्डर के साथ करेंगे जिसमें हम हाईएस्ट टू लोएस्ट करेंगे। कुछ एग्जांपल्स आपको मैं ऑपोजिट के साथ भी करके दिखाऊंगा और मैं बताऊंगा कि देखें कोई फर्क नहीं पड़ा। सबसे पहले डाटा को सॉर्ट कर लिया आपने, स्टेप नंबर 1 ये है। स्टेप नंबर 2 में आपने ये फॉर्मूला लगाना है n+1/2। ये कैपिटल N लिखना है आपने, लाजमी स्मॉल n नहीं लिखना। n का मतलब है नंबर ऑफ वैल्यूज, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज प्लस 1/2 जब आप करेंगे तो आपके पास मीडियन की वैल्यू कौन से नंबर पे आती है डाटा में वो आ जाएगा। जो सॉर्टेड डाटा है उसमें 5th वैल्यू मीडियन है, 6th वैल्यू मीडियन, कौन सी वैल्यू मीडियन है वो आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अभी भी अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग उस तरह से ना हुई हो तो हम एक एग्जांपल करेंगे तो फिर आपको क्लियर, आपके जो डाउट्स हैं वो सारे के सारे अभी फौरन क्लियर हो जाएंगे। तो ये आपके सामने एक एग्जांपल लिखी हुई है, इसमें डाटा आप देखें ये अरेंज हुआ हुआ, ये डाटा मतलब डाटा दिया हुआ, सॉरी अरेंज नहीं हुआ हुआ, डाटा आपके सामने ये दिया हुआ है और आपको कहा गया है कि आप इसका मीडियन निकालें। तो आप देखेंगे डाटा अनअरेंज्ड है। आप सबसे पहले स्टेप वही सेम बात है कि आप उसको डाटा को सॉर्ट कर देंगे, अरेंज करेंगे। अब अरेंज हमने देखेंगे तो हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, सबसे पहले बड़ी वैल्यू को लिखा, फिर उससे छोटी और आखिर में सबसे छोटी वैल्यूज को हमने लिख लिया। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है n+1/2। और n मैंने आपको अभी बताया था कि नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज का मतलब क्या है कि कितनी वैल्यूज आपके डाटा में है। तो उसको हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो 11 वैल्यूज हमारे पास डाटा में मौजूद हैं। तो हम क्या करेंगे, मीडियन किस तरह से निकालेंगे कि यहाँ पे हम इसमें n की जगह 11 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 11+1/2। तो 11+1/2 क्या 11+1 क्या बन जाएगा 12, तो 12/2 6। तो इसका मतलब है कि जो 6th वैल्यू है डाटा के अंदर वो मीडियन है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि ये 6 तक निकाल के ना उनको लगता है कि शायद ये 6 मीडियन आ गया। ये 6 मीडियन नहीं है, ये 6th वैल्यू मीडियन है, उसकी वैल्यू भी निकालनी है आपने। 6 वैल्यू का मतलब क्या है, यहाँ से अगर आप देखें, आप इस पे ओरिजिनल डाटा पे नहीं जाना, आपने सॉर्टेड डाटा पे जाना है। अब जो कुछ हम करेंगे ये सॉर्टेड डाटा के ऊपर करेंगे। तो यहाँ पे मैं ढूंढूंगा कि 6th वैल्यू कौन सी है, तो ये फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th, ये 6th वैल्यू आ गई हमारी। जो 9 है वो क्या है 6th वैल्यू है, तो इसका मतलब है मीडियन वैल्यू जो है वो कौन सी है 9 है। ठीक है, यहाँ से आपको वैल्यू का नंबर पता लगता है कि कौन से नंबर पे वैल्यू वो जो है वो मीडियन है। तो 6th वैल्यू थी, 6th वैल्यू हमने देखा ये 9 है। और अगर आप गौर करें तो ये मिडिल आ गया है 6th वैल्यू, क्योंकि 5 वैल्यूज इस तरफ है लेफ्ट हैंड साइड पे और 5 वैल्यूज इस तरफ है, ये इसका सेंटर बनता है। ठीक है, एक और एग्जांपल हम करते हैं और ये थोड़ी सी डिफरेंट एग्जांपल है। वहां पे तो देखें आपके पास 11+1/2 हो गया तो एग्जैक्ट आपका 6th वैल्यू आ गई थी। अगर वो डिवाइड बाय 2 ना हो, पूरा डिवाइड ना हो, पॉइंट्स में आ जाए, फिर उसको किस तरह सॉल्व करना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास ये स्कोर दिया हुआ है, स्कोर को हमने दोबारा से उसी तरह से सॉर्ट कर लिया, अरेंज कर लिया। अरेंज करने के बाद हमने क्या किया, इसके n+1/2 निकाला। तो इसी तरह गिन लेंगे इसको 1 2 3 4 5 6। तो 6 वैल्यूज हैं, 6+1/2। तो 6+1 तो हमें पता है कि 7 होता है, तो 7/2 जब करेंगे तो 3.5 आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा 3.5।
तो 3.5 तो यहाँ पे देखें कोई वैल्यू 3.5 वैल्यू तो कोई नहीं है ना, तो हम 3.5 की जगह क्या करेंगे कि थर्ड वैल्यू और फोर्थ वैल्यू को ले लेंगे। ठीक है, जब भी पॉइंट्स में आ जाए तो जो 3.5 हो तो थर्ड वैल्यू और फोर्थ वैल्यू, अगर 7.5 हो तो सेवन्थ वैल्यू और एट्थ वैल्यू, 9.5 हो तो नाइन्थ वैल्यू और टेंथ वैल्यू। ठीक है, ये याद रखना है आपने। तो यहाँ पे 3.5 है तो थर्ड वैल्यू और फोर्थ वैल्यू, तो 1 2 3 ये थर्ड वैल्यू है और ये फोर्थ वैल्यू, इन दोनों को लेके इनका सेंटर निकालेंगे अब। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे सेंटर इसका कि 19 प्लस 18 डिवाइड बाई 2। ठीक है, 19 प्लस 18 डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 18.5, और इसकी एवरेज निकालिए, एवरेज हम अभी पढ़ेंगे आगे थोड़ी देर में। इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये कुछ और एग्जांपल्स भी हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये हमारे पास केस नंबर ए दिया हुआ है, इसमें आपके पास सामने ये डाटा दिया हुआ है 2 3 4 7 8, और अगर हम गौर करें तो ये ऑलरेडी अरेंज है, इसको अरेंज करने की जरूरत नहीं है। अरेंज किस तरह से कि ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, छोटी सी बड़ी वैल्यूज अरेंज है। तो इसमें अगर आप देखें तो सेंटर के फॉर्मूला अगर लगाएं तो वही सेम बात है, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 5 वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 वैल्यूज हैं, 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो थर्ड वैल्यू हमारा मीडियन है, तो 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये थर्ड वैल्यू फोर्थ आ गई, तो मीडियन क्या आ गया 4 आ गया। इसमें अगर आप देखें ये दूसरी एग्जांपल है, इसमें हमारे पास अरेंज हुआ डाटा ऑलरेडी, और ये कितनी वैल्यूज हैं अगर आप गौर करें तो 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज हैं, तो वही n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 6 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 3.5। ठीक है, तो 3.5 में वही कि थर्ड और फोर्थ वैल्यू, तो थर्ड वैल्यू 8 है और फोर्थ वैल्यू 9, तो थर्ड और फोर्थ वैल्यू को ऐड किया डिवाइड बाई 2 किया तो 8.5 हमारा आंसर आ गया। पीछे जो पहले एग्जांपल्स किए उन जैसी एग्जांपल्स हैं कुछ ये। इसमें समझने वाली बात यह है कि इसको मैंने थोड़ा सा विजुअली भी आप इसको देख सकते हैं। विजुअली किस तरह देख सकते हैं कि ये देखें, ये 5 वैल्यूज है ना, ये मिडल इसका 4 आया, 2 वैल्यूज इस तरफ हैं और 2 वैल्यूज इस तरफ हैं। जो मैं आपको बात कर रहा था ना कि आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेते, तो डिसेंडिंग में 7 8 यहाँ लिखा होता, 4 इधर ही होता ना अपनी जगह पे, थर्ड वैल्यू फोर्थ है, और फिर उसके बाद 3 आता, उसके बाद 2 आता। ठीक है, तो ये 4 पे कोई फर्क ना पड़ता। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका मिडिल इस जगह बनता है 8 और 9 के दरमियान में तो कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इन दो को मिडल ले लिया एक तरह से कि 2 वैल्यूज के इस तरफ हैं और 2 वैल्यूज के इस तरफ हैं, फिर 2 मिडल तो नहीं हो सकते ना, फिर इसका हमने क्या किया डिवाइड बाई 2 उसको कर दिया, तो हमारे पास इसका मीडियन आ गया। ठीक है, तो ये हमने जो है आज बेसिक एग्जांपल्स की हैं जिसमें हमने अनग्रुप डाटा का मीन मोड और मीडियन निकाला है। मीन भी हम निकालेंगे आगे थोड़ी देर में, और वो भी अनग्रुप डाटा का ही होगा। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको ग्रुप डाटा का मीन मीडियन भी निकालना सिखाऊंगा, लेकिन पहले आपको अनग्रुप डाटा का के फॉर्मूलाज वगैरह जो हैं वो पता होने चाहिए। अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। अब हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं कि हम मीडियन कब इस्तेमाल करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम मीडियन को कब इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं ना अवेलेबल, जैसे मोड है, मीडियन है, मीन है, तो मीडियन को हम कब इस्तेमाल करेंगे। मीडियन का एक सबसे बड़ा फायदा ये है, जैसे हमने पीछे एग्जांपल्स में भी देखा कि जो सबसे छोटी वैल्यू है या सबसे बड़ी वैल्यू है उससे मीडियन का फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके डाटा में वैल्यूज जो हैं वो कुछ वैल्यूज ऐसी हैं कि जो 40 40 40 35 40 50 की रेंज में, एकदम से एक वैल्यू आती है जो 90 में चली जाती है, तो जो वैल्यू 90 के ऊपर है वो मीडियन को फर्क उससे नहीं पड़ेगा, क्योंकि मीडियन तो सेंट्रल वैल्यू को लेगी। तो जो ये इस तरह की वैल्यू होती है जो डाटा से हटकर आती है ना, उसको हम आउटलायर कहते हैं। क्या कहते हैं हम? आउटलायर। आउटलायर का मतलब क्या है कि जो आपके डाटा के साथ वैल्यू मैच ना कर रही हो। फॉर एग्जांपल आप सर्वे कर रहे हैं एक एरिया का और आप देखना चाहते हैं कि यहाँ लोगों की सैलरीज कितनी है, तो सब लोगों की सैलरीज जो है वो 30-40,000 की रेंज में आ रही हैं। एकदम से एक बंदा आता है वो कहता है जी मेरी सैलरी 3 लाख है। अब अगर आप उसको डाटा में फॉर एग्जांपल उसको उसका एवरेज लें या कोई इस तरह की चीज़ लें तो उससे आंसर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएगा, लेकिन क्योंकि मीडियन तो सेंट्रल वैल्यू को लेगी, वो जो 3 लाख होगा वो आखिर में चला जाएगा, उससे मीडियन पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं डाटा स्क्यूड हो। अगर आपकी बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यूज हों या बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यूज हों, ठीक है, डाटा स्क्यूड हों, तो फिर भी हम मीडियन को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके सारी स्मॉल वैल्यूज हों और कुछ बड़ी वैल्यूज हों, तो फिर डाटा इसको हम कहते हैं कि नेगेटिवली स्क्यूड डाटा है। ठीक है, कि सारी वैल्यूज आपके शुरू में लाया कर रही हैं, तो उसमें मीडियन आप इस्तेमाल करेंगे, वहाँ मोड इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम ना मीन इस्तेमाल करेंगे। सेम इस तरह से अगर आपकी बहुत सारी ऐसी वैल्यूज हों जो लार्ज हों, शुरू में छोटी वैल्यूज कम हों और बड़ी वैल्यूज क्या हों ज़्यादा हों, तो तब भी हम मीडियन इस्तेमाल करेंगे।
लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मीडियन को हम तब इस्तेमाल करते हैं कि जब डाटा हमारा पॉजिटिवली या नेगेटिवली स्क्यूड हो। ठीक है, मीडियन को कब कब इस्तेमाल करेंगे जब डाटा हमारा पॉजिटिवली या नेगेटिवली स्क्यूड हो। और मीडियन को हम तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब हमारे डाटा में हमें मालूम हो कि आउटलायर मौजूद है। ठीक है, क्योंकि आउटलायर जो है वो मीडियन को इफेक्ट नहीं करते। इसके बाद अब हम डिस्कशन करेंगे थोड़ी सी मीन के ऊपर, जिसको हम एवरेज वैल्यू भी कहते हैं, मीन भी कहते हैं, अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं, अर्थमेटिक एवरेज भी कहते हैं। मीन बहुत ज़्यादा फेमस है सेंट्रल टेंडेंसी में, और हर जगह पे मोस्टली हम मीन की वैल्यू ही इस्तेमाल करते हैं। जब आपसे पूछा जाता है कि जी आपके स्कोर कितने आए, तो आप ये नहीं बताएंगे कि मेरे इंग्लिश में इतना स्कोर है, मेरा मैथ्स में इतना स्कोर है, बल्कि आप एवरेज स्कोर बता देते हैं कि जी मेरी 58% आई है। तो 58% कैसे निकलती है कि आप तमाम सब्जेक्ट्स को ऐड कर देते हैं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कर देते हैं। बड़ी मैंने आपको एक्यूरेट एग्जांपल दी है, इसी एग्जांपल को आपने माइंड में रख के आगे चलना है। ठीक है, तो मीन का फॉर्मूला भी यही है कि आप मीन को हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स बार से, ये एक्स बार, और वो है सम ऑफ ऑल एक्स की जो भी आपकी वैल्यूज है उन तमाम का सम निकालें, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ एक्स कि आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है उसको उससे डिवाइड कर देते हैं। अगर इसको हम एब्रीवेशंस में लिखें तो ये एक्स बार, कैपिटल एक्स भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू समीशन एक्स। समीशन का मतलब होता है, इसको समीशन पढ़ते हैं, ये जो सिग्मा एक्स भी पढ़ते हैं, समीशन भी पढ़ते हैं, सिग्मा एक्स डिवाइड बाय एन। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है। अगर सैंपल का मीन निकाल रहे हो तो उसके लिए हम एक्स बार का साइन इस्तेमाल करते हैं, और अगर पॉपुलेशन का मीन निकाल रहे हो तो उसके लिए हम इसको हम म्यू कहते हैं, म्यू का साइन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन और सैंपल में क्या डिफरेंस है? पॉपुलेशन ये है कि जब आप एक क्लास का डाटा ले रहे हैं, उस क्लास में हर स्टूडेंट का डाटा ले लें तो वो पॉपुलेशन है, और बजाय इसके कि आप हर स्टूडेंट का डाटा लें, आप पूरी 50 स्टूडेंट की क्लास है तो 50 में से 5 स्टूडेंट का डाटा ले लें तो उसको हम फिर सैंपल कहते हैं। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है, बेसिक आइडिया आपको इसका भी पता होना चाहिए। अब नॉर्मली ये होता है, अब आपके जहन में ये भी सवाल आ सकता है पिछली स्लाइड को देखकर कि हमें कैसे पता लगेगा कि डेटा पॉपुलेशन का है कि सैंपल का है। एक तो ये कि क्वेश्चन में आपको पता दिया हुआ होगा कि जी एक एरिया है, वहां से हमने तमाम लोगों का डाटा लिया। जब भी तमाम लोगों की बात होगी तो उसका मतलब ये होगा कि पॉपुलेशन की बात हो रही है, तो आप वहां पे म्यू का साइन डालेंगे, ये यू टाइप लिखा हुआ था। और अगर ना दिया हुआ हो, कुछ भी ना दिया हुआ हो, तो आपने यही अज्यूम करना है कि ये सैंपल है, क्योंकि नॉर्मली हम सैंपल का ही डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपने एक्स बार ही लिखना है जब तक आपको क्लियरली ना बताया गया हो कि ये पॉपुलेशन का डाटा है। खैर, एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये आपके सामने डाटा दिया हुआ है, अब इसमें कोई अरेंज वगैरह करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स डिवाइड बाय एन। बहुत आसान बात है कि आप इन तमाम नंबर्स को ऊपर ऐड कर दें, 4 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 12, ये देखें ये यहाँ लिख दिया हमने, और डिवाइड बाय हम करेंगे नंबर ऑफ वैल्यूज। तो नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाए। इन तमाम को हमने ऐड किया, आंसर आ गया 44। 44 को 7 पे डिवाइड किया, ये आ गया 6.29। इसको अगर राउंड करना चाहें तो राउंड कर सकते हैं, ना करना चाहें तो आपकी मर्जी है, आप 6.3 लिखें, 6.29 लिखें, आपकी मर्जी है। ठीक है, एक और एग्जांपल आपके सामने है। इसमें हमने क्या किया, 23 25 26 29 ये डिफरेंट वैल्यूज दी हुई हैं, वही सेम आपने फॉर्मूला लगाया, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। समीशन एक्स में क्या करेंगे, यहाँ पे इसको नीचे भी लिख सकते हैं आप, क्वेश्चन को लंबा करना हो तो इन सबको ऐड कर देंगे, 23 प्लस 25 प्लस 26 प्लस 29 प्लस 39 प्लस 42 प्लस 50, ये यहाँ लिख दिया, डिवाइड बाय एन। एन क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज, 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइड बाय 7, 234 डिवाइड बाय 7, तो आंसर आ गया आपका 33.4। ये आपका क्या आ गया, मीन स्कोर आ गया। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आज हो गई होगी कि मीन कैसे निकालते हैं। मीन कब हम निकालते हैं, मीन नॉर्मली हम निकालते हैं जब आपके पास मेजरमेंट्स दी हुई हो, इंटरवल या रेशियो स्केल डाटा। और इंटरवल या रेशियो स्केल ज़्यादातर हम जो नंबर्स वगैरह निकाल रहे होते हैं, पॉइंट्स में टेम्परेचर वगैरह इस तरह की डिफरेंट चीज़ें जब हम निकाल रहे होते हैं, स्कोर्स निकाल रहे होते हैं, तो वो हमारा नॉर्मली इंटरवल या रेशियो स्केल के अंदर होता है, और उसके अंदर हम एवरेज ही निकालते हैं। ठीक है, और मीन को हम तब भी इस्तेमाल करते हैं जब डाटा आपका स्क्यूड ना हो, क्योंकि जब आपकी वैल्यूज किसी एक तरफ झुकी हुई है तो आपका एवरेज भी उसी तरफ झुक जाएगा। तो फिर हम स्क्यूड में मीन नहीं इस्तेमाल करते, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि स्क्यूड में हम मीडियन इस्तेमाल करते हैं। मीन इसलिए भी हम प्रेफर करते हैं क्योंकि मीन एक वाहिद सेंट्रल टेंडेंसी का मैयर है जिसमें तमाम वैल्यूज को हम शामिल कर रहे हैं।
अब आप इस बात को समझने की कोशिश करें। देखिए हमने मोड निकाला, तो मोड में हम सिर्फ एक वैल्यू की बात कर रहे हैं जो सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रही है। उसके अलावा और डेटा के अंदर क्या पड़ा हुआ है हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। दूसरी तरफ जब हमने मीडियन निकाला, तो मीडियन में हम सिर्फ और सिर्फ कह रहे हैं जी कि मिडिल वैल्यू कौन सी है, मिडिल वैल्यू से राइट पे क्या है, लेफ्ट पे क्या है, बेशक जो मर्जी हो, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, नहीं पड़ा ना फ़र्क। जबकि मीन में अगर आप देखें तो हम एक एक वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, कोई एक वैल्यू भी छोड़ नहीं रहे। तो मीन सबसे ज़्यादा सेंसिटिव मैयर भी है। ठीक है, कि आप उसके अंदर एक बड़ी वैल्यू डाल देंगे तो आपका सारा आंसर चेंज हो जाएगा, एक छोटी वैल्यू डाल देंगे तो आपका सारा आंसर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसकी मिसाल इस तरह से भी है कि आप फॉर एग्जांपल एग्जाम देते हैं। ठीक है, आप एग्जाम में सब में आपके 70 नंबर आते हैं। ठीक है, लेकिन एक पेपर में आपके 40 नंबर आ जाते हैं, तो आपकी परसेंटेज क्या हो जाएगी, उस एक 40 व 70 से डाउन होकर कहाँ आ जाएगी, 60-50 में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो एक वो तमाम वैल्यूज एवरेज काउंट करता है और तमाम वैल्यूज उसको इफेक्ट करती हैं। ठीक है, और जो ज़्यादा और अब इन 70s में ये जो 50 आया है ना, ये आउटलायर है। तो आउटलायर मीन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये मीन को हम कब इस्तेमाल करेंगे, जब डेटा हमारा इंटरवल या रेशियो हो। और मीन सबसे ज़्यादा एक्यूरेट इसलिए भी और सबसे अच्छा इसलिए भी समझा जाता है क्योंकि मीन तमाम वैल्यूज को काउंट करता है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई है, लेकिन क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, तो उसमें साथ साथ एग्जांपल्स करवाना भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। फिर भी अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में किसी भी टाइम पूछ सकते हैं, आपको इंशाल्लाह जो है वो उसका क्विक रिस्पॉन्स दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को हम फर्दर लेके जाएंगे, या फिर हो सकता है कि शायद मैं आपको मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन पहले करवा दूं, उसके बाद फिर हम दोनों डिस्पर्जन और सेंटर टेंडेंसी की फिर हम ग्रुप डाटा के ऊपर जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।